आज हम अपने आसपास जो भी जिंदगी देखते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो, बड़े बड़े पेड़ हों या फिर हम इंसान, ये सब एक बहुत लंबी कहानी का हिस्सा हैं। एक कहानी जो करीब 4 अरब साल पहले शुरू हुई थी, और इस कहानी का नाम है विकास यानी एवोल्यूशन। तो चलिए आज इसी शानदार सफर को समझने की कोशिश करते हैं। अब एवोल्यूशन की बात आते ही एक सवाल लगभग हर किसी के मन में आता है। बल्कि ये सवाल अक्सर एवोल्यूशन के आइडिया को चैलेंज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और सवाल ये है कि अगर हम बंदरों से ही बने हैं तो फिर आज भी बंदर क्यों हैं? सवाल तो बहुत सीधा लगता है ना? पर क्या इसका जवाब भी उतना ही सीधा है? यहीं पर एवोल्यूशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। देखिए, एवोल्यूशन एक सीधी लाइन नहीं है कि एक चीज से दूसरी बनी फिर उससे तीसरी। नहीं, ये असल में एक विशाल पेड़ की तरह है जिसकी हजारों लाखों शाखाएं हैं। एवोल्यूशन ये नहीं कहता कि हम आज के बंदरों से आए हैं, बल्कि ये कहता है कि हम और आज के बंदर दोनों के पूर्वज एक ही थे। मतलब बहुत बहुत साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर था जो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, पेड़ की एक मोटी डाल से दो अलग अलग टहनियां निकली, एक हम बने और दूसरी आज के बंदर। तो ठीक है, एवोल्यूशन एक पेड़ की तरह है, पर सवाल यह है कि ये पेड़ बढ़ता कैसे है? ये बदलाव, ये नई शाखाएं आखिर आती कहाँ से हैं? इसी सवाल का जवाब हमें चार्ल्स डार्विन के काम से मिलता है, जिन्होंने हमें समझाया कि इस पूरे प्रोसेस का इंजन क्या है। असल में एवोल्यूशन को चलाने वाली 4 मेन ताकतें हैं। पहली है म्यूटेशन, मतलब जीन्स में अचानक कोई बदलाव आ जाना। दूसरी है नेचुरल सिलेक्शन, यानी कुदरत का चुनाव। तीसरी है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी किसी आबादी में किस्मत से होने वाले बदलाव। और चौथी है जीन फ्लो, यानी एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जीन्स का जाना। ये चारों मिलकर काम करती हैं, लेकिन आज हम सबसे मशहूर और ताकतवर फोर्स यानी नेचुरल सिलेक्शन को जरा करीब से देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक तालाब के किनारे भूरे मेंढकों का एक झुंड रहता है। अब एक दिन एक रैंडम म्यूटेशन की वजह से एक हरे रंग का मेंढक पैदा होता है। अब होता यह है कि वो तालाब पत्तों और हरियाली से भरा है, तो जो हरा मेंढक है वो तो आसानी से छिप जाता है। लेकिन बेचारे भूरे मेंढक शिकारियों को दूर से ही दिख जाते हैं और वो उनका शिकार बन जाते हैं। नतीजा, हरा मेंढक बच जाता है। वो बड़ा होता है और अपने हरे रंग वाले जीन्स अपनी अगली पीढ़ी को देता है। धीरे धीरे, पीढ़ी दर पीढ़ी, उस आबादी में हरे मेंढकों की संख्या बढ़ती जाती है। बस यही है नेचुरल सिलेक्शन। और इसी आइडिया से जुड़ा है डार्विन का सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला फ्रेज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब देखिए, फिटेस्ट सुनते ही दिमाग में आता है सबसे ताकतवर, सबसे तेज या सबसे बड़ा। पर डार्विन का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उनके हिसाब से फिट वो है जो अपने माहौल में सबसे बेहतर तरीके से फिट हो जाए, यानी ढल जाए। जैसे कि डायनासोर के जमाने में बहुत बड़ा होना एक फायदे की बात थी, लेकिन जब माहौल बदला, खाना कम हुआ, तब वही बड़ा शरीर एक बोझ बन गया और छोटे जीव ज्यादा फिट साबित हुए। तो फिट का मतलब है अडेप्टेबिलिटी, ताकत नहीं। तो चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं समय में, बहुत बहुत पीछे, और देखते हैं जिंदगी के इस 4 अरब साल लंबे सफर को, जो एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होकर हम तक पहुंचा है। ये टाइमलाइन जिंदगी के सफर के कुछ बड़े मील के पत्थर दिखाती है। देखिए, करीब 4 अरब साल पहले जिंदगी की पहली चिंगारी, फिर 3.8 अरब साल पहले वो पहला जीव जिससे हम सब आए, जिसे लूका कहते हैं। फिर 2.2 अरब साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी धरती का माहौल बदल दिया। और फिर करोड़ों साल बाद पहले जानवर आए, फिर पहले मैमल्स, और फिर 65 मिलियन यानी 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर का अंत हुआ, जिसने हम मैमल्स के लिए रास्ता खोला। ये दिखाता है कि ये सफर कितना लंबा और घटनाओं से भरा रहा है, एक बहुत धीमी पर लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो ये लूका क्या है? इसका पूरा नाम है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। आसान भाषा में कहें तो ये हम सभी का, मतलब धरती पर मौजूद हर एक जीव का पर दादा या पर दादी है। ये कोई कॉम्प्लेक्स जीव नहीं था, बस एक सिंगल सेल वाला माइक्रोब। पर कमाल की बात यह है कि आज का हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान, हर बैक्टीरिया, सब के सब उसी एक जीव के वंशज हैं। ये हम सबके बीच का सबसे गहरा कनेक्शन है। और इस कनेक्शन का सबूत वो है ये नंबर 355।
2016 में साइंटिस्ट्स ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने पाया कि लूका के कम से कम 355 जीन्स ऐसे हैं जो आज भी धरती पर मौजूद हर, और मेरा मतलब है हर, जिंदा चीज में पाए जाते हैं। सोचिए, एक इंसान में, एक गुलाब के पौधे में और एक बैक्टीरिया में 355 जीन्स कॉमन हैं जो हमें सीधे उस पहले पूर्वज से जोड़ते हैं। अब जिंदगी के इतिहास में एक ऐसा पल आया जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। इसे कहते हैं द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। हुआ ये कि साइनोबैक्टीरिया नाम के छोटे छोटे जीवों ने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया, यानी सूरज की रोशनी से खाना बनाना, और इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर उन्होंने ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार हमारी धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन भर रही थी। इन नन्हे जीवों ने सचमुच पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। और इस ऑक्सीजन ने एक और कमाल की चीज को मुमकिन बनाया, कॉम्प्लेक्स सेल्स का बनना। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन से एनर्जी बनाना सीख लिया। फिर एक दिन वो एक दूसरे बड़े सेल के अंदर चला गया और बाहर निकलने की बजाय वहीं रहने लगा। वो बन गया माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल का पावर हाउस। इसी तरह एक फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया भी एक सेल के अंदर समा गया और बन गया क्लोरोप्लास्ट, जो पौधों को खाना बनाने में मदद करता है। इसी टीम वर्क से बनी वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जिनसे आज दुनिया के सारे पेड़, पौधे और जानवर बने हैं। करोड़ों साल और गुजरे और फिर आया दुनिया का पहला जानवर। इसका नाम था इकारिया वारियोटिया। ये कोई विशाल जीव नहीं था, बस चावल के एक दाने जितना बड़ा एक कीड़ा। पर ये बहुत बहुत जरूरी था, क्योंकि ये मकड़ियों से लेकर हम इंसानों तक लगभग सभी जानवरों का कॉमन एंसेस्टर है। इसकी खास बात ये थी कि ये पहला बायलैटरल यानी द्विपक्षीय जानवर था। मतलब इसका एक आगे का और एक पीछे का हिस्सा था, और एक दायां और बायां हिस्सा। ये बॉडी का वो बेसिक डिजाइन है जो आज के ज्यादातर जानवरों में देखने को मिलता है। अब तक जिंदगी ज्यादातर पानी में ही थी, लेकिन फिर करीब 375 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। टिक्टैलिक नाम का एक जीव था, जो था तो मछली जैसा, पर उसके आगे के फिन्स बहुत मजबूत थे। वो इन फिन्स का इस्तेमाल खुद को पानी से बाहर निकालने और जमीन पर टिकाने के लिए करता था। ये जीव पानी और जमीन के बीच एक बेहद जरूरी पुल था। यहीं से जिंदगी के जमीन पर आने का सफर शुरू हुआ और जानवरों के लिए पूरी की पूरी नई दुनिया खुल गई। तो चलिए कहानी में और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैमल्स यानी स्तनधारियों की। आज दुनिया में मैमल्स के 3 बड़े ग्रुप हैं, और इन्हें अलग करने का तरीका है इनके बच्चे पैदा करने का स्टाइल। सबसे पहले है मोनोट्रीम्स, जो अंडे देते हैं। जी हाँ, अंडे देने वाले मैमल्स, जैसे कि प्लैटिपस। फिर आते हैं मार्सूपियल्स, जो बच्चे को जन्म तो देते हैं, पर बच्चा बहुत अविकसित होता है और अपनी माँ की थैली में रहकर बड़ा होता है, जैसे कंगारू। और तीसरा ग्रुप है प्लेसेंटल्स का, जिसमें हम इंसान भी आते हैं। इसमें बच्चा माँ के गर्भ में यानी यूट्रस में पूरी तरह विकसित होता है। कई करोड़ों सालों तक धरती पर डायनासोर का राज था, और मैमल्स बेचारे छोटे छोटे छिपकर रहने वाले जीव थे। लेकिन फिर 6.5 करोड़ साल पहले वो एस्ट्रॉयड टकराया और डायनासोर खत्म हो गए। ये एक तबाही थी, लेकिन मैमल्स के लिए ये एक सुनहरा मौका था। एक प्रजाति का अंत दूसरी का उदय बन गया। डायनासोर के जाने से जो जगह खाली हुई, मैमल्स ने उसे भरना शुरू कर दिया, और यहीं से शुरू हुआ मैमल्स का युग। और जैसा हमने कहा था, एवोल्यूशन का पेड़ बहुत ही घुमावदार और हैरान करने वाला है। इसके कुछ रिश्ते तो बिल्कुल चौंका देते हैं। क्या कोई सोच सकता है कि समुद्र में रहने वाली विशाल व्हेल और डॉल्फिन के सबसे करीबी रिश्तेदार जमीन पर रहने वाले दरियाई घोड़े यानी हिप्पो और गायें हैं, या फिर इतने बड़े हाथी का सबसे नजदीकी रिश्तेदार एक छोटा सा खरगोश जैसा दिखने वाला हायरैक्स है? यही सबूत है कि एवोल्यूशन सीधी लाइन में नहीं चलता, ये तो एक उलझा हुआ शाखाओं वाला पेड़ है। तो इस 4 अरब साल के लंबे सफर के बाद इस पूरी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? हम इसे क्या समझ सकते हैं? ये नंबर शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। 43%। ये वो प्रतिशत है जो मानव शरीर में मौजूद कोशिकाओं का है, जो असल में इंसानी है। जी सही सुना, हमारे शरीर का आधे से ज्यादा हिस्सा बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जैसी दूसरी चीजों से बना है। हम असल में एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चलता फिरता इकोसिस्टम है। ये फैक्ट हमें जमीन से जोड़ता है और याद दिलाता है कि हम जिंदगी के दूसरे रूपों से कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। एक बात साफ करना बहुत जरूरी है, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक थ्योरी या कोई अंदाजा नहीं है।
विज्ञान की भाषा में थ्योरी का मतलब एक बहुत अच्छी तरह से परखा हुआ, सबूतों पर आधारित एक्सप्लेनेशन होता है। और एवोल्यूशन एक ऐसा ही साइंटिफिक फैक्ट है जिसे 97% साइंटिस्ट मानते हैं। इसके पीछे फॉसिल से लेकर जेनेटिक्स तक अनगिनत सबूतों का पहाड़ खड़ा है। ये मॉडर्न बायोलॉजी की नींव है। और ये वैज्ञानिक सच्चाई हमें एक गहरी फिलॉसफी तक ले जाती है। जैसा कि फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स का ये कोट कहता है, जीवन एक रिश्ता है, हम हवा का एक समुदाय हैं। जो भी सांस लेता है उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। एवोल्यूशन की कहानी हमें यही तो सिखाती है कि हम सब, हर एक जीव, एक ही पेड़ की अलग अलग पत्तियां और टहनियां हैं। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। 4 अरब साल पुरानी इस कहानी का एक हिस्सा होने का आखिर मतलब क्या है? जब ये एहसास होता है कि हमारी जड़ें किसी एक देश या एक प्रजाति तक नहीं, बल्कि जिंदगी की उस पहली चिंगारी तक जाती हैं, तो क्या ये हमारी अपने वजूद को देखने का नजरिया नहीं बदल देता?